अब अगला टॉपिक है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हम लोग को पढ़ना है। एटॉमिक मास जो है, मास एक ऐसी चीज़ है जिस तरह से हम जानते हैं कि मास हो गया, लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, इन सब के लिए क्या है कि यूनिट सिस्टम बनाया गया है कि किस तरह से इनको मेजर किया जाएगा। जैसे मास को हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, लेंथ को किलोमीटर में मेजर करेंगे, वॉल्यूम को हम लीटर में मेजर करेंगे। ये सारी जो यूनिट्स हैं इनको निकालने के लिए एक मेजरमेंट सिस्टम है। मेजरमेंट सिस्टम जो वैज्ञानिक बनाते हैं उसके आधार पर ही हम लोग उनको मेजर करते हैं। अब एटम जो था इतना छोटा पार्टिकल था कि इसको मेजर करना इतना आसान नहीं था। शुरुआत में मेंडलीव ने बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास निकाले थे, तो उसी की सहायता से आगे वैज्ञानिकों ने एटॉमिक मास निकालने का प्रयास किया है। जिस तरह से एक साधारण जीवन में, डेली लाइफ में आप देखते होंगे कि एक नॉर्मल वेइंग मशीन के थ्रू एक ऐसा आदमी जिसको कुछ भी नहीं जानकारी होगी मेजरमेंट की, वो भी वेइंग करता है। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तराजू कहते हैं। तो इसमें एक तरफ क्या कर देता है कि कोई भी वेट जिसका, अब सपोज करो 1 किलोग्राम उसने रख दिया, और अगली तरफ जो भी सामान आपको चाहिए 1 किलोग्राम मेजर करके दे दिया। इसी तरह से सबसे पहले एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए हाइड्रोजन को मेजरमेंट का आइडियल बनाया गया कि इसकी तुलना में अगले एलिमेंट का मास हम मेजर कर सकते हैं, अगले एलिमेंट के एटम का मास मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इस पैन में हम लोग एक तरफ क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन रख लेते हैं। हाइड्रोजन वो जिसका मास कितना है 1H1, यानी मास कितना है 1 है। ठीक है, तो उसकी तुलना में अब सपोज करो कि हम कार्बन इधर रख रहे हैं, 6 कार्बन 12 का एक एटम रख देना है। तो ये जो 6 कार्बन 12 का एक एटम है वो हाइड्रोजन के एटम से कितना गुना भारी है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ हैवियर देन कार्बन, हाइड्रोजन कितना ज़्यादा वो हाइड्रोजन से भारी है कार्बन, यही हमको निकालना होगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो इस तरह से करके अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 12 कार्बन का मास है, तो हाइड्रोजन का 1 है, तो इस यानी क्या कर दिया है 12 से मल्टीप्लाई, यानी 12 एटम अगर हाइड्रोजन के लिए जाएंगे तो कार्बन के 1 एटम के बराबर होगा। तो इस तरह से करके शुरुआत में एटॉमिक मास निकालने का प्रयास किया। हम जानते हैं एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया था ए से, ए इक्वल टू लिख सकते हैं मास ऑफ 1 एटम of an element upon mass of 1 atom of हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास जो होगा वो अगले एलिमेंट के मास के से हम तुलना करेंगे कितना टाइम्स ज़्यादा है, कि उस एलिमेंट का मास कितना ज़्यादा है हाइड्रोजन से, जितना ज़्यादा होगा उसी को हम उसका एटॉमिक मास कह देंगे। तो इस तरह से करके पहला जो है पॉइंट इसने हाइड्रोजन लिया। आगे चलते हैं। इसमें वैज्ञानिकों को समझ में आया कि हाइड्रोजन जो है बहुत ही इफेक्टिव पैरामीटर नहीं है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास बैलेंस कर सकते हैं। पहली पॉइंट ये होगी कि हाइड्रोजन जो है वो सभी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन इतना रिएक्टिव नहीं होता। अगला हम लोग जो पैरामीटर ले रहे हैं, अगला जो मेजरमेंट के लिए आइडियल ले रहे हैं वो क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की लेने का कारण क्या था, ऑक्सीजन लेने का कारण ये था कि ऑक्सीजन इज मच मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इजीली वो कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकता है। और दूसरा कि इसका एटॉमिक मास जो था वो एक होल नंबर था, क्योंकि हाइड्रोजन का जब एक्चुअल एटॉमिक मास देखा गया तो कितना था 1.008 AMU। अब AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, इसके बारे में भी आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अगला जो पैरामीटर लिया गया वो क्या लिया गया, ऑक्सीजन लिया गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, 8 ऑक्सीजन 16। ठीक है, तो ये हो गया इसका एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास होल नंबर में था, तो इससे अगले एलिमेंट का एटॉमिक मास प्रिडिक्ट करना बड़ा आसान हो जाता था। यानी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की जगह पे हम किसको रखा जाएगा, ऑक्सीजन को रखा जाएगा, और ऑक्सीजन से तुलना की जाएगी कि यह कितना हैवियर है। तो कितना हैवियर है इसको करने के लिए उसने क्या बोला कि द मास ऑफ एन एलिमेंट, mass of one atom of an element is how many times heavier than 1/6 part of the mass of oxygen atom। ऑक्सीजन के एक एटम के 1/16 भाग से वो कितना ज़्यादा भारी है अगला एलिमेंट का एटम, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो कह रहा है मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन mass of 1 atom of ऑक्सीजन। अब इसका करा था 1/16, तो 1/16 को हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं मल्टीप्लाइड बाई 16।
ऑक्सीजन के थ्रू हम लोगों को एटॉमिक मास निकालने का तरीका मिल गया। लेकिन ऑक्सीजन ही बहुत सेटिस्फाइड नहीं रहा, बहुत सारे रीजन थे इसके पीछे कि इसकी हाफ लाइफ पीरियड कम थी, ऐसा हमको एलिमेंट चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड मिलते हैं कि जिनका एटॉमिक मास निकालना फिर ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालना पॉसिबल नहीं होगा। वैज्ञानिक अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC ने आगे चल के कार्बन 12 एक आइसोटोप है कार्बन का, उसको अडॉप्ट किया एज एन आइडियल फॉर द weighing एटॉमिक मास ऑफ एन अदर एलिमेंट। उसमें कहा गया कि द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर विच इंडिकेट हाउ मैनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर इन कंपेरिजन टू द 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। यहाँ पे कार्बन को लिया गया, तो कार्बन आप जान रहे हो 6 कार्बन 12। फॉर्मूले में कुछ थोड़ा सा चेंज आएगा, फॉर्मूले में चेंज क्या आ जाएगा, A = लिखा जाएगा मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, जिस एलिमेंट का हमको मास निकालना है, अपॉन मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इंटू 12। ठीक, तो इस तरह से करके हम लोगों ने कार्बन को भी अडॉप्ट कर लिया है, और आज भी कार्बन 12 भी यूज़ किया जा रहा है एटॉमिक मास को प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मास और वेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जानते होंगे सभी लोग कि मास जो होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से अफेक्टेड नहीं होता, जबकि वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से अफेक्टेड होता है। ठीक, इस चीज़ का ध्यान आप रखिएगा। एटॉमिक मास को एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टली किसी फॉर्मूले से निकाला नहीं जा सकता, जब तक कि अब जैसे यहाँ पे बोला मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन के एक एटम का मास पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है, एक एटम का मास निकालना, ये एक एक्सपेरिमेंटल वर्क है, ना कि एक थ्योरेटिकल वर्क। तो किसी भी थ्योरेटिकल मेथड से किसी एक एटम का मास जो है वो एग्जैक्ट पता किया नहीं जा सकता, और अगर पता करने का प्रयास करते हैं थ्योरेटिकली तो मास गलत होता है। जैसे अभी शुरुआत में हाइड्रोजन का जो मास लिया गया वो लिया गया 1H1, जबकि एक्चुअल मास कितना था 1.008। तो 1.008 AMU जो था वो एक्चुअल मास है, जबकि हाइड्रोजन का मास हम लोगों ने थ्योरेटिकली अप्लाई कर दिया था 1, जिसकी वजह से हम लोग को ये पैरामीटर बदलना पड़ा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एटॉमिक मास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और इसको थ्योरेटिकली कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देख रहे हैं AMU को कैसे हम लोग ग्राम में और ग्राम को कैसे AMU में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट इज़ AMU देखा जाए, व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? तो कहा जाता है कि किसी एटम को मेजरमेंट, एटम का मास मेजरमेंट करने की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। इसे कैसे मेजर किया जाता है? तो कहता है द क्वांटिटी 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज़ नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। क्या कह रहे हैं? द क्वांटिटी 1/12 of the mass of carbon 12 atom is known as atomic mass unit। ठीक है, इसको हम एटॉमिक मास यूनिट कह रहे हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट निकाला कैसे जाए? व्हाट इज़ 1 AMU? 1 AMU क्या होता है? इसको निकालने का तरीका हमको देखना होगा। इससे पहले हम लोग अभी हमने बात की थी कि एटॉमिक मास जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको ऐसे ही निकाला नहीं जा सकता है। देखिए, एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या नॉर्मल वेव्स का यूज़ करके अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में पता करते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स, अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में पता करते हैं। तो बहुत सारी तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जैसे जितने टाइप की आपकी वेव्स हैं, जैसे रेडियो वेव तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, UV वेव हो गई तो UV स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, अल्ट्रावायलेट हो गई, IR रेडिएशन हो गई, तमाम सारी चीज़ें हैं इसमें। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास बार स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक से हम क्या करते हैं, गामा रेडिएशन का यूज़ करके कार्बन या किसी भी छोटे एटम, कोई भी जो छोटा एटम है उसका मास हम लोग निकाल, कोई छोटा एटम या कंपाउंड जो है उसका मास निकाला सकता है। तो कार्बन
कि एक एटम का मास निकाला गया 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये इतना निकाला गया 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये इतना निकाला गया। तो अब ये बोल रहा है कि AMU क्या होता है, AMU इज़ द क्वांटिटी 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मतलब कार्बन के एक एटम के 1/12 भाग के बराबर जो होगा वो AMU होगा। यानी कार्बन का जो मास होगा वो हो गया 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन कितना कर दिया जाए 12 कर दिया जाए, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज़ कॉल्ड AMU। वो किस में आएगी, क्योंकि ये ग्राम में वैल्यू है तो अगली वैल्यू भी जो आ रही है वो किस में आ रही है, ग्राम में आ रही है। कितनी आएगी वो वैल्यू आएगी, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगी, डिवाइड किया जाए इसको तो डिवाइड करने पर आ जाएगा आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻24 डेसिमल को और आगे, क्योंकि आप जान ही रहे हो डिवाइड करने पर क्या आएगा, देख लीजिएगा इसको डिवाइड कर, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इक्वल टू 1 AMU क्या होता है। अब आपको AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना हो या ग्राम को AMU में कन्वर्ट करना हो, आसान हो गया। कन्वर्जन कैसे करेंगे इसको देख लिया जाए। कन्वर्जन करना है, अगर सपोज करो कि हमको 16 AMU ऑक्सीजन के एक एटम का मास ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें हम लोग AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, बताइए क्या किया जाए, मल्टीप्लाइड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम में। और अगर ग्राम को AMU में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 कर दिया जाए, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AMU में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। इस तरह से करके हम लोग AMU को ग्राम में और ग्राम को AMU में कन्वर्ट करते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं इसमें कि जब हम लोग थ्योरेटिकली किसी भी एटम का मास नहीं निकाल सकते तो हम लोग और कैसे निकाल सकते हैं, थ्योरेटिकली हम क्या निकाल सकते हैं, थ्योरेटिकली हम रिलेटिव मास निकाल सकते हैं। कारण क्या है रिलेटिव मास निकालने का, क्योंकि आपकी नेचर में जो भी एटम प्रेजेंट हैं वो पक्का नहीं कार्बन 12 ही प्रेजेंट है, वो कार्बन 13 और 14 भी हो सकता है। हाँ ये ज़रूर है कि उनका परसेंटेज डिफरेंट हो सकता है, कार्बन 12 की मात्रा बहुत ज़्यादा हो सकती है और कार्बन 13 और 14 की मात्रा कम हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन की बात करो तो आपके नेचर में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन गैस में जो मेन प्रपोर्शन है हाइड्रोजन का, उस आइसोटोप का नाम है प्रोटियम 1H1, सबसे ज़्यादा 1H1 प्रेजेंट है। लेकिन उसके साथ साथ 1H2 और 1H3 भी कुछ प्रपोर्शन में प्रेजेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हाइड्रोजन का मास किसी भी हाइड्रोजन एलिमेंट को उठाएं और कह दें कि इसका मास 1.008 AMU है, तो ये कहना पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर और भी तरह के हाइड्रोजन हैं उस एलिमेंट में, और भी तरह के हाइड्रोजन एटम हैं और भी आइसोटोप्स हैं, तो इनके लिए उसका रिलेटिव मास निकालना पड़ता है। तो रिलेटिव मास निकालने का तरीका हम लोग देखते हैं आगे। रिलेटिव एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास, इसको देखा जाए। अब हमने बोला कि जैसे हाइड्रोजन हो गया 1H1, 1H2 और 1H3, ये 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। अभी डिफरेंट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। सपोज कीजिए X, Y और Z प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, तो इनका रिलेटिव मास कैसे निकाला जाए या एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाए, तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू हम लिख लेंगे हाइड्रोजन का जो भी एटॉमिक मास होगा। अब इनका एटॉमिक मास पहले मान लिया जाए, ये इसका क्या हो गया, प्रोपोर्शन हो गया जिस प्रोपोर्शन में नेचर में प्रेजेंट है, और यहाँ पर हम लोग इसका एटॉमिक मास मान लेते हैं। 1 2 3 4 नहीं लिख रहे हैं, एटॉमिक मास मान ले रहे हैं। ठीक है, मान ले रहे हैं क्या, A, B और C। ठीक, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का 1H1 का मल्टीप्लाइड बाई X प्लस एटॉमिक मास ऑफ 1H2 इंटू Y प्लस एटॉमिक मास ऑफ 1H3 C इंटू Z अपॉन X प्लस वाई प्लस जेड। अगर ये रेशियो के फॉर्म में दिया है, प्रोपोर्शन के फॉर्म में, तो उस समय हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करके क्या करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो आइसोटोप के प्रोपोर्शन दिया है ये परसेंटेज में दिया हुआ होता, X%, Y% एंड Z%, तो हम जानते हैं डिवाइडेड बाई क्या कर देते, 100 कर देते। एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू हो जाता A इंटू X अपॉन 100 प्लस B इंटू वाई अपॉन 100 प्लस C इंटू जेड अपॉन 100। इस तरह से करके हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। ठीक है, अब इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं आगे।
एवरेज एटॉमिक मास पे न्यूमेरिकल आपके सामने है। इसमें कहा गया है कि बोरान के 2 आइसोटोप हैं। आइसोटोप मतलब क्या हो जाएगा? आइसोटोप मतलब हो जाएगा द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोटोप हैं 2। कौन कौन से 2 आइसोटोप हैं? वो हैं आपके 2 आइसोटोप कौन कौन से हैं? वो हैं बोरान 5 बोरान 10 और 5 बोरान 11, whose percentage is 19.6%, 19.6% and 80.4%, 80.4%, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरान। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरान का हमको निकालना है। क्या करा जाए? लिखा जाए फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ बोरान, बोरान 10 इंटू परसेंटेज 19.6 अपॉन 100 प्लस नेक्स्ट कौन सा है 11 इंटू 80.4 अपॉन 100। कैलकुलेट किया जाए। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरान। कैलकुलेट किया जाए तो मल्टीप्लाई किया जाएगा, हो जाएगा 196 अपॉन 100 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4488 डेसिमल अपॉन 100। सही है ना? 4488, हाँ ठीक तो है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिवाइड करोगे 100 से, तो 100 से डिवाइड करने पर ये कितना आ जाएगा 1.96 हो गया, और ये हो गया डिवाइड करने पर 8.844। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, 8.844 को ऐड कर दिया जाए। ऐड करने के बाद देखा जाए क्या आता है। AMU 10.804 AMU, ये हो गया बोरान का एवरेज एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर परसेंटेज के यहाँ पर रेशियो भी दे सकता है, और इनके स्थान पर वो कुछ भी नहीं दे सकता, डायरेक्ट एवरेज एटॉमिक मास दे सकता है, और पूछ सकता है आपसे कि इनका परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। तो परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा या रेशियो कैलकुलेट करना होगा, तो लेट अस सपोज कर लेंगे कि बोरान 10 का जो परसेंटेज है वो कितना है x% है या x प्रोपोर्शन है, और बोरान 11 का कितना हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, सपोज करके आप एवरेज एटॉमिक मास पता ही होगा। देख लो, इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे और हमको एवरेज एटॉमिक मास के थ्रू इनका परसेंटेज मिल जाएगा कि क्या रेशियो है इनका नेचर में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों के सामने एवरेज एटॉमिक मास से क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब एवरेज एटॉमिक मास पे ये जो न्यूमेरिकल है आपके सामने है, कार्बन अकर इन द नेचर एज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन 12 एंड कार्बन 13, द रिलेटिव रेशियो इज 98.9% एंड 1.1% रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 और कार्बन 13। तो अब इनका एटॉमिक मास निकालना है हम लोग को, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू हो जाएगा परसेंटेज यानी 98.9 अपॉन 100 इंटू किसका दिया हुआ, ये किसका दिया है कार्बन 12 का, प्लस 1.1 इंटू 13 अपॉन 100। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने पर देखते हैं हमें एवरेज एटॉमिक मास क्या दिखाई पड़ता है। ठीक है, इनको सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करने पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1186 अपॉन 0.8 अपॉन 100, और ये 14.3 अपॉन 100। अब इनको डिवाइड करते हैं 100 तो आएगा 11.868 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.143। ऐड कर दिया जाए, 8 3 11 के 1 हाथिला 1, 6 4 10 और 1 11 के 1 हाथिला 1, ठीक 9 1 10 0 1, और ये आ गया क्या 12.011। ये क्या आ गया एवरेज एटॉमिक मास आ गया किसका, कार्बन 12 और 13 का। ठीक है, अब यहाँ पर इसका उल्टा भी किया जा सकता था। उल्टा क्या किया जा सकता था कि हम लोगों को एवरेज एटॉमिक मास दे दिया जाता, कितना दे दिया जाता 12.011 दे दिया जाता, और हम लोगों से रेशियो पूछ लेता कि तभी इनका रेशियो बता दीजिए। तो रेशियो बताने का क्या तरीका होता, रेशियो बताने का तरीका ये होता कि फिर हम लोग सपोज कहते
let us suppose that the percentage of carbon 12 is x and carbon 13 is 100 minus x। ये वैल्यू पुट कर देते तो लिखते एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू x अपॉन 100 इंटू 12 प्लस 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 13। इसको सॉल्व किया जाता 12x अपॉन 100 प्लस 300 माइनस 13x अपॉन 100। इसको सॉल्व करते। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता x की वैल्यू निकालते। x की वैल्यू फिर वही आएगी हमारी 98.9% और 100 माइनस एक्स कर लेंगे यानी कि 12 का परसेंटेज आता वही 13 का परसेंटेज आता 1.1%। ठीक है, सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में, कि क्या आंसर यही आ रहा है या कोई डिफरेंट आ रहा है। अगर डिफरेंट आ रहा है तो फिर इसको देखा जाएगा, वैसे डिफरेंट आएगा नहीं, एकदम 100% मान लीजिए कि आंसर यही आएगा। आप लोग सॉल्व करके देखेंगे इसको। ठीक है।